बाबा साहब से पूछा कि किस तरीके से सेवा करें, क्या करना चाहिए। तो बाबा साहब ने पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो किसी ने बताया कि मैं कलेक्टर हो गया हूं, मैं डीएम बन गया हूं। तो बाबा साहब ने उससे कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम अपनी डीएम वाली गाड़ी में, जो कलेक्टर वाली गाड़ी है लाल बत्ती की, उस गाड़ी में बैठ करके बढ़िया सूट बूट और टाई पहन करके अपने उसी गांव में जाओगे जिस गांव से तुम आए हो, जिस गांव में तुम पैदा हुए, उस गांव में जाकर के कुछ नहीं करना, अपने लोगों के बीच बैठना है। आपको सिर्फ बैठ करके एक चाय पीनी है और चले आना है। आपको हर महीने में एक चक्कर अपने गाँव में लगाना है। तो उन लोगों ने पूछा कि बाबा साहब इससे क्या होगा। तो बाबा साहब ने कहा कि आप जाइए जरा, उसके बाद आपको पता लगेगा। तब वो जो कलेक्टर बन गए थे वो उसी लाल बत्ती की गाड़ी में बैठ करके बढ़िया सूट बूट पहन करके टाई लगा करके और अपने गांव पहुंच गए। अपने गांव जब पहुंचे तो आप देखें कि कलेक्टर की डीएम की गाड़ी जब जाएगी तो 8-10 गाड़ी उसके पीछे वैसे चलती है पुलिस की। तो एकदम गाड़ियों का काफिला जब पहुंचने लगा गांव में, और बीच में पता लगा कि वो जो चमार का जो बच्चा था, वो जो महार का जो बच्चा था, जिसके पैरों में चप्पल नहीं थी, जो कभी ऊंची जाति के जो लोग थे उनके जूतों के पास बैठने की हैसियत रखता था, और आज वो लगातार गाड़ियों में आ रहा है और डीएम बन गया, कलेक्टर बन गया है। आया अपने गांव में, अपने लोगों के पास जब आया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पता लगा कि एक नीची जाति का व्यक्ति जिसको कपड़े ठीक से पहनने का अधिकार नहीं था वो कलेक्टर बन गया। एक बढ़िया गाड़ी लगा के आया और पूरे जिले की पुलिस उसके पीछे पीछे आ रही है। सारे अधिकारी, तहसीलदार, सारे लोग जो उसके पीछे पीछे दौड़े आ रहे हैं, सर कर रहे हैं। और वो जाकर के बैठ गया। उसने कुछ नहीं किया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। ऊंची जाति के जितने लोग थे उस गांव में, उनके कान एकदम खड़े हो गए। उन्हें पता लगा कौन आया इतनी गाड़ी में। तो पता लगा कि वो जो चमार का बच्चा था, वो जो महार का बच्चा था, जिसको हम लोगों ने कभी खाट पर नहीं बैठने दिया, इसका शोषण हजारों साल से किया, आज वो बच्चा कलेक्टर बन गया, पढ़ लिख करके कलेक्टर बन गया। तो उसके बाद वो व्यक्ति सिर्फ अपने गाँव में चाय पी करके आया, और चाय पीने के बाद में किसी ऊंची जाति के व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि उसके गाँव के किसी भी व्यक्ति के साथ फिर शोषण कर दे, क्योंकि उन्हें पता लगा कि इस गांव से एक बच्चा अब कलेक्टर हो गया है। अगर इस गांव के किसी भी व्यक्ति को अगर हाथ लगा दिया तो वो कलेक्टर बैठा है, बैठा है नहीं बैठा है। एक बार उस गांव में गया और चाय पी, उससे पूरे गांव में इतनी ताकत, इतनी क्षमता आ गई, इतना उत्साह आ गया। और गांव के जो ऊंची जाति के लोग थे ना, हजारों साल शोषण किया, वो इस बात को समझ गए कि अब किसी का भी शोषण भारी पड़ जाएगा, क्योंकि इस गांव का एक बच्चा क्या है, कलेक्टर है। तब वो बाबा साहब के पास पहुंचे और वो समझे कि बाबा साहब ने क्यों कहा था। तब बाबा साहब से उन्होंने कहा कि बाबा साहब, मैं आप समझा कि आपने क्यों कहा था कि अपने गांव जाइएगा और इसी वर्दी में जो आपने पहन रखी है, टाई वाई सूट लगा कर जाइएगा, उसे अपनी गाड़ी में जाइएगा कलेक्टर वाली में। उसके बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने लोगों के बीच बैठ करके आपको 1 घंटे सिर्फ चाय पी करके आना है। और उस 1 घंटे बैठने की ताकत ये रही कि किसी उचित जाति के लोगों के दिमाग में ख्याल तक नहीं आया कि गांव के किसी एक व्यक्ति का किसी मामले में शोषण भी कर ले। क्यों? क्योंकि अब उन्हें पता लग गया कि इनका एक भाई कलेक्टर है, आईएएस है। इसीलिए बाबा साहब कहते थे कि जो लोग पढ़ जाएं, जो लोग नौकरी पे पहुंच जाएं या सिस्टम में आ जाएं, या जिन लोगों के पास संसाधन आ जाएं, उन लोगों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने लोगों के बीच जाएं, अपने लोगों के बीच बैठें, उनको ये एहसास कराएं कि वो कमजोर नहीं है, उनके अंदर वही ताकत है जो उस व्यक्ति के अंदर ताकत है। ये किसने बताया? ये बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया। हुआ या नहीं हुआ? इसीलिए मैंने कहा कि मैं और तमाम, पता नहीं मेरे ऐसे कितने लोग घूम रहे होंगे, कारण यही है कि बाबा साहब को जब हम लोगों ने पढ़ा और बाबा साहब ने ये हमें समझा दिया कि अगर शिक्षा तुम्हारे तक सबसे पहले पहुंची है किसी भी तरीके से, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है उस शिक्षा को अपने लोगों के बीच में लेकर के जाना, उस समझदारी को अपने लोगों के बीच में लेकर के जाना, और अपने लोगों को ये समझाना, ये बताना कि तुम लोग कमजोर नहीं हो। जहां मैं पहुंचा हूं वहां तुम्हारे बच्चे भी पहुंच सकते हैं, वहां तुम लोग भी पहुंच सकते हो। इसीलिए मैंने कहा था आप लोगों से कि आप लोग कमजोर नहीं है, बस ये हजारों साल से आपको जिस समस्या में डाल करके रखा है, बहुत सावधानी से और बहुत समझदारी के साथ उस समस्याओं से बाहर निकलिए और अपने बच्चों को अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाने में। क्योंकि जिस दिन एक बच्चा अगर पढ़ गया, उससे घर का विकास नहीं होता। जिस गांव से वो निकल करके जाता है, पूरे गांव का विकास होता है नहीं होता है? पूरे गांव उस बच्चे के नाम से जाना जाता नहीं जाना जाता है। और एक गांव से अगर कोई बच्चा मैंने कहा कलेक्टर हो जाए या अच्छी जगह पहुंच जाए, तो पूरे गांव की सुरक्षा हो जाती नहीं हो जाती है? कोई है जो उस पूरे गांव की तरफ आंख उठाकर देख ले? नहीं। यही शिक्षा की ताकत थी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने समझाई, यही समाज की ताकत थी जो मैं आप लोगों को समझाने आया हूं, जो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर से मिली। इसीलिए हम लोग आ रहे हैं। बहुत समय लगा यहां तक पहुंचने में, कई हजार साल लग गए, कई हजार साल। महिलाओं की स्थिति तो ऐसी रही कि आज भी महिलाएं, आज भी जो हमारी बच्चियां हैं, ग्रेजुएशन तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 6% बच्ची ऐसी हैं जो ग्रेजुएशन करती हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम करके जाती हैं। 2500 साल बाद या 3000 साल बाद
महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए सबसे पहले अगर लड़ने वाली कोई महिला पैदा हुई तो वो माता सावित्रीबाई फुले थी, जिन्होंने 1848 में सबसे पहले बच्चियों के लिए स्कूल बनाया। उससे पहले ऊंची जाति के लोगों ने किसी भी महिला के लिए कोई स्कूल नहीं बनने दिया। उससे पहले कोई महिला पढ़ी लिखी नहीं थी। 1848 में बहुत संघर्ष करके, बहुत पीड़ा सह करके और बहुत अपमान सह करके माता सावित्रीबाई फुले ने इन बच्चियों के लिए स्कूल खोला। जो बच्चे आईएएस भी हैं, डॉक्टर भी हैं, कलेक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, वकील भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं। और एक महिला माननीय बहन जी तो मुख्यमंत्री भी रही, देश प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही नहीं रही। वो क्यों मुख्यमंत्री रह पाई? क्यों? क्योंकि 1848 में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार ज्योतिबा फुले जी ने दे दिया था, माता सावित्रीबाई फुले जी ने दिया। तब जाकर के महिलाएं पढ़ने के लिए आगे आई। और उसी क्रम में माननीय बहन जी भी प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही कि नहीं रही? और जब वो मुख्यमंत्री रही तो उसके बाद में जब तक वो मुख्यमंत्री रही किसी की मजाल नहीं थी कि उनके समाज के ऊपर कोई आंख उठा करके देख ले ये हुआ या नहीं हुआ। आप लोगों ने सबने उनका शासन देखा होगा, ऐसी बात नहीं देखा हो पाया। जब माता सावित्रीबाई फुले निकल करके आई 1848 में, और जब सावित्रीबाई फुले और उनके जो पति थे ज्योतिबा फुले जी, वो भी पिछड़े समाज से थे। तो पिछड़े समाज से थे। एक बार ये हुआ, तो फूले समाज, माली समाज से थे, फूलों का व्यापार करते थे। एक बार ये हुआ कि वो ऊंची जाति के अपने एक मित्र के यहाँ शादी में चले गए ज्योतिबा फुले जी। और शादी में जब वो चले गए तो उनको पता नहीं था कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं, नीची जाति से आते हैं। तो ब्राह्मण समाज का उनका एक मित्र था, उनके यहाँ शादी में चले गए। तो उनके पिताजी ने, ब्राह्मण समाज का जो व्यक्ति था, उसने पूछा अपने बेटे से कि ये कौन है? तो उसने बताया कि ये है। और उससे फिर जाति पूछी क्या कौन है? तो बताया कि माली जाति से है। तो बहुत अपमान किया ज्योतिबा फुले जी का, बहुत अपमान किया। उसके बाद उन्हें समझ में आया कि नीची जाति में होना, पैदा होना कितना बड़ा अपमान है, कितना बड़ा गुनाह है। ऊंची जाति के लोग किस तरीके से शोषण करते हैं, ये बात उनकी समझ में आई। उसके बाद उन्होंने ये ठान लिया कि जाति व्यवस्था से मुक्ति के लिए जीवन भर काम करेंगे। और जाति व्यवस्था से मुक्ति के लिए जीवन भर काम किया। पहले अपनी पत्नी को खुद पढ़ाया ज्योतिबा फुले जी ने। उसके बाद उनकी पत्नी के साथ मिलकर के ज्योतिबा फुले जी ने स्कूल खोला। और जब स्कूल खोला तो उसके बाद किस तरीके से स्कूल जाती थी वो बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसी तरीके से गांव-गांव से बच्चे बुलाए जाते थे। ऊंची जाति के लोगों ने धमकी दे रखी थी कि कोई बच्चा अगर स्कूल तक पहुंच गया तो उसके घर परिवार की खैर नहीं है। तो कैसे लोगों को, बच्चों को पहुंचाया जाता था? कोई झोली में भर के लेकर के आ रहा है, कोई बस्ते में भर करके लेकर आ रहा है। बच्चों को इस तरीके से लेकर के आते थे स्कूल में। उसके बाद जब माता सावित्रीबाई जब चल करके स्कूल जाती थी तो यही ऊंची जाति के लोग उन पर कीचड़ फेंकते थे, उन पर मिट्टी फेंकते थे, उन पर पत्थर फेंकते थे, गाली गलौज करते थे। उनको 2 साड़ियां रखनी पड़ती थी अपने बैग में, इसलिए कि एक साड़ी स्कूल तक पहुंचते पहुंचते कीचड़ और मिट्टी से खराब हो जाएगी। उसके बाद दूसरी साड़ी स्कूल में बदलनी है। वहां से पहन करके जब आएंगे फिर कीचड़ मिट्टी मारेंगे, घर पे जाएंगे। तब जाकर के इन बच्चियों के हाथ में शिक्षा पहुंची है। तब जाकर के बच्चियां आईएएस आईपीएस कलेक्टर हो रही हैं। तब जाकर के माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी, क्योंकि सावित्रीबाई फुले उनके पीछे जो है 1848 से लेकर के खड़ी रही लंबे समय तक। उन्होंने पहले स्कूल खोला, उसके बाद हमारी बहन बेटियां स्कूल जाना शुरू की। उसके बाद हमारी बहन बेटियों, बच्चियों के हाथ में कलम, कॉपी और किताब आई। हजारों साल से पढ़ने नहीं दिया गया। 1848 में, अभी 150 साल पहले, 150-200 साल पहले स्कूल हमारे लिए खोले गए। और जब स्कूल खोले गए तो बहुत ताकत लगा दी उन्हीं लोगों ने कि किसी भी तरीके से हम लोग स्कूल की तरफ ना बढ़ जाएं। हम लोगों का बहुत शोषण किया, बहुत अपमान किया। और आज भी स्थिति फिर वही दोहराना चाहते हैं लोग। मैंने कहा 5000 स्कूल बंद कर दिए, उसका क्या आधार है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब वही है कि आपका बच्चा जो अपने नजदीकी गांव में जैसे तैसे रूखी सूखी खा करके, मेहनत मजदूरी करके आप अपने बच्चों को जो स्कूल में भेज रहे हैं, वो बच्चा आपका आपके स्कूल से भी वंचित रह जाए। वो थोड़ा बहुत जो पढ़ लिख पा रहा था उससे भी वंचित रह जाए। इसीलिए आपके गांव के स्कूल को बंद करके आगे 4-6 किलोमीटर जाकर के उस स्कूल को खोलेंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में उसको भी बंद कर दिया जाए। तो ये पूरी ताकत इसीलिए है कि ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, इन लोगों ने जो हमें शिक्षा दी, कलम, कॉपी और किताब हमारे हाथ में पकड़ाई। मान्यवर कांशीराम ने, माननीय बहन जी ने पूरी ताकत लगा के जो कलम, कॉपी, किताब हमारे हाथ में आई और हम लोगों ने स्कूल जाना शुरू किया। हम डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, वकील बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं। आज कोई भी ऐसी सरकारी नौकरी नहीं है जहां हमारे लोग ना हो। वकील हैं या नहीं है? कलेक्टेड में हमारे लोग वकील हैं, डॉक्टर भी हमारे लोग मिल जाएंगे, कलेक्टर भी हमारे लोग मिल जाएंगे, प्रोफेसर भी हमारे लोग मिल जाएंगे, टीचर भी बहुत सारी संख्या में है या नहीं है? ये किसकी ताकत थी? जो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अम्बेडकर की ताकत थी, मान्यवर कांशीराम की ताकत। और बहन जी ने पूरी ताकत लगाई, तब जाकर के हमारे हाथ में कलम, कॉपी और किताब आई। और आज पूरी कोशिश फिर वो लोग कर रहे हैं कि 5000 स्कूल बंद कर दिए जाएं। उसके बाद जो 28000 में से बच रहे 23000 उनको भी धीरे धीरे करके बंद कर दिया जाए।
और मैंने कहा जब 28,000 स्कूल बंद हो जाएंगे तो 14 लाख दलित और पिछड़े समाज के बच्चे ऐसे होंगे जो हर साल स्कूल नहीं जा पाएंगे। कितने? लगभग 14 लाख बच्चे। आप समझ रहे हैं? 14 लाख जो आईएएस बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, विधायक सांसद भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। ऐसे बच्चे जो आपकी हमारी अपने समाज की ताकत बन सकती है, उनकी क्षमता बन सकती है, ना सिर्फ घर का बल्कि पूरे गांव का, पूरे शहर का विकास कर सकते हैं। ऐसे बच्चे पीछे रह जाएं, इसीलिए पूरी ताकत लगा करके वो लोग स्कूल बंद कर रहे हैं। और मैंने कहा जब 28,000 स्कूल बंद हो जाएंगे तो मेरे अपने समाज के बच्चे 14 लाख बच्चे हर साल स्कूल से बाहर हो जाएंगे। और जो नौकरियां लग रही हैं शिक्षकों की, 28,000 स्कूल अगर बंद हो गए तो लगभग 60,000 नौकरियां एक झटके में खत्म हो जाएंगी। कितनी? 60,000 नौकरियां एक झटके में खत्म हो जाएंगी।